बसंत की बहार है, सौंदर्य ही अपार है, न अट रहा न सट रहा, न सट रहा न अट रहा। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आप सोच रहे होंगे ये मैम हर बार आके क्यों गुनगुना देती हैं, क्या बताना चाहती है अपनी गुनगुनाहट से। तो बसंत की बहार है, सौंदर्य ही अपार है, ना अट रहा ना सट रहा, इतना है कि समा ही नहीं रहा। तो आप समझ जाइए इससे ही संबंधित कोई पाठ ऐसा होगा कि मन में उत्साह भरा है, जो अट नहीं रहा, जो सट नहीं रहा। तो आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज का पाठ 5 उत्साह, और एक और पाठ उसमें जुड़ा हुआ है अट नहीं रही। मैंने दोनों को जोड़ दिया। उत्साह इतना कि अट नहीं रहा और सट नहीं रहा। अटना और सटना दोनों एक ही शब्द है। अटना और सटना का अर्थ होता है समाना, है ना। तो इतना है, इतना माहौल अच्छा है कि कुछ भी इसमें समा नहीं रहा, बाहर की तरफ भाग रहा है। मतलब उसकी जो सही पात्र में जब हम कोई वस्तु डालते हैं और वो बाहर निकलने लगती है, उसमें अटती नहीं है, मतलब उसमें समाती नहीं है। तो कुछ ऐसा ही उत्साह या कुछ ऐसी ही उमंग है, कुछ ऐसा माहौल बताया जाएगा जो समा नहीं रहा, इतनी सुंदरता फैली हुई है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उत्साह और अट नहीं रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निरालय के द्वारा रचित है। ये काव्य हैं, ये दोनों ही कविताएं हैं। ये हमारे काव्य खंड से लिए गए हैं, पद्य खंड से। तो इन दोनों में है क्या, जरा सुन लीजिए। कि उत्साह तो यहाँ बताया है कि बादल, जब काले काले बादल घिर कर आते हैं और हम गर्मी की निधाक से, उसकी गर्मी से परेशान जब हम हो जाते हैं, तो हमें इंतजार होता है ये बादल कब बरसेंगे। ये बादल छा तो जाते हैं, ये बरसते क्यों नहीं। और उनके बरसने पर मन में जो उत्साह छाता है, उससे संबंधित है ये कविता उत्साह की, जहाँ पर बादलों के विभिन्न रूपों का और बादलों के आने से क्या क्या उमंग और उत्साह छाता है उसके बारे में बताया है। अगला है अट नहीं रही। यहाँ पर फागुन मास, जो कि फरवरी और मार्च के महीने के मध्य का होता है, फागुन मास, जहाँ पर जिस महीने में होली आती है। तो फागुन के महीने में होली भी आती है और उसी महीने में बसंत भी आती है। बसंत का मौसम इतना सुहावना होता है, ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है। पौधों पर, पेड़ों पर नए पत्ते, नए फूल, नए फल आने लगते हैं, नई नई फसलें आने लगती हैं। इसीलिए उस बसंत के मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है। कहते हैं कि पृथ्वी उस समय दुल्हन की जैसी सज जाती है। उसके ऐसा लगता है उसने हरी चुनरी ओढ़ी हुई है, और सौंदर्य इतना फैला होता है जो अट नहीं पाता, अर्थात समा नहीं पाता। हमारी नजरों से वो सौंदर्य बाहर की तरफ निकलता, आंखें उसे भर ही नहीं पाती अपने में। तो पाठ के ये थे, पाठ के बारे में जो मैंने आपको बताया, उत्साह और अट नहीं रही। ये जो लिखा हुआ है ये तो निराला जी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि निराला जी ने क्या, उनका काव्य सौंदर्य रहा, क्या उनका परिचय है। तो सबसे पहले उनका परिचय पढ़ेंगे हम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो यहाँ पर देखते हैं कि कवि परिचय है। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में 1899 में पश्चिम बंगाल में महिसादल में हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका? 1899 में महिसादल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। ये इनका जो जन्म हुआ, लेकिन मूलतः ये कहाँ के निवासी थे, इनके परिवार वाले कहाँ रहे थे? तो ये यूपी के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो रियासत महिसादल के कोषाध्यक्ष थे। जहाँ महिसादल में रह रहे थे वहाँ के कोषाध्यक्ष थे। इनकी माताजी का देहांत तब हो गया जब निराला की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। अब सोचो कितने छोटे बालक, जिसके सर से माँ का साया उठ गया हो। तो 3 वर्ष के ही थे। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बंगला दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, बंगला दर्शन शास्त्र। 14 वर्ष की अल्प आयु में, बहुत छोटी उम्र में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हो गया। सन 1918 में इनकी पत्नी की मृत्यु होने से इनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। क्योंकि देखिए, बहुत कम उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में जब बच्चा कुछ ना जानता हो, तब माँ नहीं रही। फिर बहुत छोटी आई में 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया, और विवाह के बाद ही ज़्यादा समय तक ना रहे हो, जल्दी इनकी 1918 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो इनका जो पारिवारिक जीवन था, पत्नी चली गई तो कोई सुख नहीं रहा इनके जीवन में। उनकी प्रिय पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु ने इन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। अब जब उनकी पत्नी गई, उससे पहले इनकी एक पुत्री थी।
तो पुत्री की जब मृत्यु हुई, मतलब हम कहते हैं ना कभी कभी दुख इंसान को इतना दुख आ जाता है एक के बाद कि वो अकेला पड़ जाता है और वो दर्द या दुख एक समय तक बर्दाश्त होने की ताकत रखता है। तो जब पुत्री भी चली गई, पुत्री की भी अकाल मृत्यु हो गई, अचानक से दम तोड़ दिया, तो उस समय निराला जी अंदर से टूट चुके थे। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 में हो गई थी। अपने जीवन की इन परिस्थितियों का कि माँ नहीं रही, फिर पत्नी नहीं रही, फिर बेटी नहीं रही, जहाँ पिता को ये चाह होती है, या फिर पत्नी नहीं रही तो बच्चों के भरोसे जहाँ इंसान अपनी उम्र गुजार देता है वहाँ बेटी भी नहीं रही। तो निराला जी इतने दुखी हो गए, उनको जीवन से निराशा मिली और उसके बाद जीवन की परिस्थितियों से लड़ते 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 उनका 15 अक्टूबर 1961 में उनकी भी मृत्यु हो गई। आगे का देखते हैं। निराला जी ने साहित्य क्षेत्र की कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनकी लेखनी भी कई विधाओं पर रही थी। जैसे पहले हमने अभी को देखा कि वो अलग अलग प्रकार से, नागार्जुन ने भी कई प्रकार से लिखा है। फिर जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपनी लेखनी कई जगह पर काव्य में, महाकाव्य में चलाई हुई है। ऐसे इन्होंने भी कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि पर अपनी लेखनी चलाई, अर्थात आदि रचनाएं इन्होंने की। हालांकि इन्हें ख्याति कवि के रूप में प्राप्त हुई, मतलब इनकी जो प्रसिद्धि हुई, क्या होता है कई बार हमें बहुत सारी हमारे अंदर गुण होते हैं लेकिन कोई एक गुण ज़्यादा निखर कर आ जाता है। तो ठीक ऐसे ही ये लिखने में जरूर कविता, निबंध और उपन्यास और कहानी भी लिखी, लेकिन इनको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है निराला जी को, वो हुई है कवि के रूप में। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। इनकी जो कविताएं हैं, मतलब इनका जो काव्य है वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये है इनकी कविताएं। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं उल्का, निरुपमा, चोटी की पकड़। कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी चमार, निबंध संग्रह प्रबंध की प्रतिभा। अब आगे है पत्रिका संपादन। पत्रिका संपादन में समन्वय, मतवाला, मतलब कुछ पत्रिकाओं के संपादन भी होते थे। पत्रिकाओं में भी लेखकों का, कवियों का बहुत योगदान रहा। जो उन्होंने पत्रिका में जो संपादन है वो समन्वय, मतवाला और सुधा इस नाम से है। तो ये उनकी रचनाएं देखिए, उन्होंने कविताएं, उपन्यास, कहानी संग्रह, पत्रिका में भी अपनी रचनाओं को देना। ये इनकी अलग अलग प्रकार की लेखनी, मतलब अलग अलग प्रकार का इनकी कला थी कि किस तरह की कविता करना और फिर किसी गद्य खंड को लिखना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं और इनमें तो ये प्रतिभा के धनी थे कि ये दोनों ही लिख पाए। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त रूप इनकी रचनाओं में उपस्थित है। मतलब इनकी रचनाओं की जो मुख्य शैली रही है या मुख्य विशेषताएं रही हैं, तो इनकी रचनाओं में दार्शनिकता भी मिलती है, इनकी रचनाओं में विद्रोह भी है, क्रांति भी है, प्रेम है, जो प्रकृति है उसके प्रति प्रकृति का विराट और उदात्त रूप इन्होंने अपनी कविताओं में दिखाया है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो वही स्वरूप है। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव बनाया। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। छायावादी जो रचनाकार थे उसमें मुक्त छंद का यदि सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे तो वो थे निराला जी। छायावादी रचना, इसमें आगे है शोषित वर्ग जो होता है, उपेक्षित मतलब जिनके घृणा पात्र जो लोग होते हैं, पीड़ित और जो इन दोनों से पीड़ित भी हैं, प्रताड़ित मतलब जैसे पहले होता था समाज कई वर्गों में बटा था, तो जो कुछ ऐसे वर्ग थे जो शोषित थे, अमीरों से शोषित थे या समाज के उच्च वर्गों के द्वारा शोषित थे, प्रताड़ित थे, पीड़ित थे, उन लोगों के प्रति इनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। जहाँ पर उन्होंने उन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, अपनी सहृदयता दिखाई है, वहीं पर उनके विरोध मतलब उनके साथ रहकर क्यों वो शोषण के मार्ग, क्यों वो शोषित हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने प्रतिकार भी किया है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये इनमें कहीं विद्रोह भी है, प्रेम भी है, सहृदयता भी है, दार्शनिकता भी है, प्रकृति प्रेम है, प्रकृति का स्वरूप है, सब कुछ है इनकी कविताओं में। निराला जी ने काव्य रचना में क्रांति ला दी। इन्होंने कविता को भी बंधन से छुड़ाया, मतलब कोई एक बंधे हुए भाग में उन्होंने कविता नहीं रची, स्वतंत्र रखी उन्होंने अपनी कविता, उसे भी छंद बंधन से मुक्त किया। इनकी कविता में गागर में सागर भरने की कला होती है। परिमार्जित तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलता है। गागर में सागर कहने का तात्पर्य है कि कम शब्दों में अधिक बात कह देना। और इनके में जो भरने वाले, ऐसी गागर में सागर भरने वाले जो शब्द शैली थी वो तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग है।
परंतु यह नहीं कि इन्होंने अन्य शब्दों के प्रयोग से परहेज किया। ऐसा नहीं कि संस्कृत का ही प्रयोग किया है और अन्य भाषा के शब्दों को छोड़ दिया, नहीं, उन शब्दों का भी उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। बोलचाल की भाषा को साथ लेकर चलते थे। इनकी कविताओं में संगीतात्मकता की स्पष्ट अनुभूति होती है। कविता में पूर्ण प्रभाव है। इनकी कविता ऐसी नहीं कि हमें समझ ना आए, तारतम्यता इनकी कविताओं में बनी हुई है। आगे है, ये पाठ का सार है। उत्साह एक आह्वान गीत है, पुकारने का, बुलाने का, क्योंकि बादलों के लिए आह्वान किया गया है कि बादल बरसो, तो उत्साह एक आह्वान गीत है। इसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादलों के बारे में कविता लिखना निराला जी को बहुत पसंद है। बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ जहाँ पर पीड़ित जैसे किसानों को बहुत अधिक आस होती है, क्योंकि उनकी तो पूरी फसल बादलों पर टिकी हुई है, तो उस वर्ग के लिए भी बहुत अधिक पीड़ित प्यासे जो लोग हैं उनके लिए बहुत अभिलाषापूर्ण होता है क्या, बादलों का बरसना। दूसरी तरफ वही बादल नई कल्प के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला। यदि बादल अपनी सीमा से अधिक बरस जाएं तो विध्वंस, विनाश हो जाता है, प्रलय आ जाता है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता में ललित, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। कल्पना भी की गई है और कहीं क्रांति भी आई है। सामाजिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला ने इसे नवजीवन और नूतन कविता संदर्भों में देखते हैं। देखिए, कविताओं में इतना जादू होता है कि कविताएं हमारे दिल पर छाप छोड़ जाती हैं, चाहे वो समाज में क्रांति लाने वाली हो, चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य वर्णन करने वाली हो, चाहे प्रकृति के किसी बिंब को साकार रूप में दिखाने वाली हो, मानवीकरण करने वाली हो, तो कविता में बहुत ताकत होती है अपनी बात को कह डालने की और लोगों को अपने वश में कर लेने की। तो इन्होंने जो कविताएं लिखी उसमें नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखने को मिला। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित करके उत्साह को प्रेरित किया है कि बादल बरसेंगे, तुम अपने कार्य के प्रति उत्साहित बने रहो। आगे है, अब यहां से शुरू होती है उत्साह कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धारो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि ने सीधा सीधा संकेत किया है बादलों के गरजने पर। निराला जी कहते हैं, हे बादल गरजो। घेर घेर मतलब घेर घेर मतलब चारों ओर आकर, घोर गगन में, आकाश में चारों तरफ आ जाओ, घेर लो उस गगन को, चारों तरफ आकर धाराधर हो, तुम धाराओं से पूर्ण हो जाओ, इतने बरसो कि चारों तरफ घने छा जाओ और धाराधर हो जाओ, मतलब धारा से पूर्ण हो जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित मतलब सुंदर, तुम जो बादल जो आए हैं वो ऐसे ललित सुंदर घुंघराले बालों के जैसे, जैसे बाल घुंघराले होते हैं वैसे बादल भी जब यूं 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 छाते हैं तो बादल घुंघराले बालों के जैसे समान लग रहे हैं, ऐसे कवि कह रहा है। बाल कल्पना कैसे पाले, हे बादल तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे बच्चे अपने अंदर कल्पनाओं को रख लेते हैं, कल्पनाओं का पोषण करते हैं, पाल के रखते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो आपको देखकर भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि तुम बच्चों के समान कोई कल्पना अपने अंदर लिए हुए हो। विद्युत छवि और में, विद्युत मतलब बिजली, बिजली की जो शोभा है, छवि सुंदरता जो है, रूप जो है, और मतलब हृदय में, विद्युत की शोभा, विद्युत की सुंदरता तुम्हारे हृदय में है। कवि नवजीवन वाले, कवि कह रहे हैं कि नवजीवन लाने वाली जो बिजली की जो बारिश होती है, तो नवजीवन जो आता है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के कार्यों में, वो ऐसी बिजली जो तुम दिखाने वाले हो वो अपने हृदय में तुमने छुपाई हुई है, रखी हुई है। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर तो बिजली की सुंदरता भी है और वज्र जैसे कठोरपन भी है। नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, कह रहे हैं कि अपने इस तरह के अपने कार्यों को करके जहाँ पर वज्र के समान भी अंदर छुपा हुआ कठोरपन है और बिजली की सुंदरता है, तो नव जीवन, नया जीवन लाओ और नए जीवन में मैं नई कविता की रचना कर डालूं। तो हे बादल, इसलिए तुम बरस जाओ कि नई नई कविताएं मैं तुम्हारे इस रूप के ऊपर कर पाऊं, रूप के बारे में कर पाऊं। तो बादल गरजो, इधर उधर मतलब चारों तरफ घिर घिर कर आके धाराधर हो जाओ, धाराओं को लगा दो, पानी की जलधारा बहा दो। तुम्हारे सुंदर काले घुंघराले, ऐसे लग रहा है तुम काले घुंघराले बाल वाले हो,
और बच्चों की कल्पना के समान तुमने भी कल्पनाएं पाल रखी हैं, बच्चों के समान दिख रहे हो। विद्युत की छवि मतलब बिजली का जो रूप है वो तुम अपने हृदय में लिए हुए हो, और वज्र के समान कठोरता भी तुम्हारे अंदर है। तो कुछ ऐसे बरस जाओ कि नव जीवन नई कविता का संचार हो जाए। अब इसका अर्थ है, यहाँ पर वो शाब्दिक अर्थ दिया, पूरा अर्थ भावार्थ का अर्थ समझिए। कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप। क्रांति कब? जब बादल गरज गरज के बरसते हैं तो क्रांति आ जाती है। जब बादल छाने लगते हैं तो हमारे मन में उत्साह छाने लगता है कि अब ये बरसेंगे। तो कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के जो प्रारूप हैं, प्रतीक रूप हैं, उन बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो, मनुष्यों में नई चेतना भर दो। हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर गर्जना करके बरसो, धाराधर हो जाओ मतलब बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघराले वाले हो, तुम सुंदर हो, तुम्हारे ऐसा लग रहा है काले घुंघराले बाल वाले हो। तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो, जैसे बच्चों की कल्पनाएं उनके साथ चलती हैं, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी कल्पनाएं छाई हैं। तुम्हारे हृदय में बिजली की सुंदरता है, बिजली की आभा है, बिजली की चमक है। तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम व्यक्ति को नया जीवन देने वाले हो, क्योंकि जब तुम बरसते हो तब नई फसलें उगती हैं, किसानों के चेहरे पर नई आशाएं आ जाती हैं, और उनके घर को हमारे कहते हैं कि हमारा कहते क्या है ही, भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारे जितने भी बिजनेस होते हैं, जितने भी हमारे व्यापार हैं, वो कृषि से जुड़े हुए हैं। यदि फसल अच्छी आती है तो सारे लोग प्रसन्न होते हैं, केवल किसान ही नहीं। तो नव जीवन, नया जीवन तुम लोगों को देने वाले हो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार को नई चेतना से भर दोगे। गर्जो और अपनी गर्जना से न जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दे दो। मैं ऐसी नई कविता रच दूं। तो कह रहे तुम ऐसे गर्जो कि लोगों के अंदर क्रांति और नई चेतना का वास हो जाए। तो इस तरीके से पंक्तियों का यहाँ भावार्थ के साथ दिया है, और हमने शाब्दिक अर्थ भी समझा। अब इससे संबंधित प्रश्न है, मतलब सिर्फ आपने जितने ये 4-5 पंक्तियां पढ़ी उससे संबंधित प्रश्न है। कितना अच्छा होगा इससे संबंधित प्रश्न है तो आपको यहीं कहीं याद भी हो जाएगा। बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों के अंदर विविध प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। जिस प्रकार बाल जीवन में बच्चा कई कल्पनाओं को, मधुर मधुर कल्पनाएं उसके अंदर बदलती रहती है, इसलिए बादल भी अपना रूप बदलता रहता है। उसी प्रकार बादल का सौंदर्य भी निरंतर परिवर्तन होता है। कभी बादल हमें ऐसा दिखेगा, कोई आकार समझ में आता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बादल को देखते ना, वो कहेंगे शेर जैसा लग रहा है, नहीं ये भालू जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई दौड़ रहा है। मतलब बादल अपना रूप बदलते रहते हैं। तो जैसे बच्चे अपनी कल्पनाओं को निरंतर परिवर्तित करते रहते हैं, वैसे बादल तुम भी बच्चों के समान हो, अपना रूप बदलते रहते हो। जिस प्रकार बाल कल्पनाएं मनोहारी होती हैं, जब बच्चा कुछ बोलता है ऐसा होगा तो कैसे होगा, हम ऐसा करेंगे, कुछ सोचता है, कुछ अपने आप से बड़बड़ करता है, तो क्या बड़ा सुंदर लगता है। ठीक वो कह रहा है कि तुम्हारा भी रूप बदलता है बादल, तो तुम भी उतने ही मनोहारी लगते हो। अतः कवि ने बादल के सौंदर्य को बच्चों की कल्पना से जोड़ा है कि जिस प्रकार बालक कल्पनाओं को करता है और कल्पनाओं में लगा हुआ बालक सुंदर प्रतीत होता है, वैसे भी तुम अपने बच्चों के समान ही, जैसे बच्चे अपनी कल्पनाएं परिवर्तित करते, तुम अपना रूप परिवर्तित कर लेते हो। तो जैसे बच्चे सुंदर लगते हैं, वैसे तुम्हारी छवि भी बहुत ही मनोहारी लगती है। कविता का मुख्य स्वर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो कविता ने मुख्य रूप से क्या बताया, उत्साह की तरफ किया है। ओज है, मतलब नई चेतना भरने की बात की है, तो मुख्य स्वर है ओज, ओज गुण की बात की गई है। कवि अपनी ओजस्विता से जन चेतना लाकर जन सामान्य में क्रांति लाना चाहते। वो कह रहे तुम ऐसे गर्जो कि लोगों के अंदर क्रांति छा जाए, तो ओज गुण का प्रयोग है। लोगों के अंदर बादल के द्वारा वो उत्साह लाना चाहते हैं। वह बादल से संपूर्ण आकाश को घेर लेने के लिए कहता है। इस तरह कविता में स्वर में ओज गुण है, विप्लव है, क्रांति है, परिवर्तन का वेग है। तो ये जो है क्या स्वर आया है, तो स्वर आया है ओज का। वह बादलों के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि लोगों के अंदर क्रांति आ जाए, लोगों के अंदर विप्लव आ जाए, लोग अपने आप में, लोग परिवर्तन होने का उनमें वेग आ जाए कि समय के साथ हमें परिवर्तन होना है, इसी परिवर्तित होना है। इसीलिए कविता का मुख्य स्वर क्या दिया है, ओज दिया है। विद्युत छवि और में कवि नवजीवन पाले पंक्ति का आशय क्या है कि तुम्हारे हृदय बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, जहाँ तुम गरज गरज कर बरस के नव जीवन ला सकते हो, लोगों के मुख पर प्रसन्नता ला सकते हो। ये बात कवि ने कही है कि हृदय में तुम्हारे विद्युत की आभा है, चमक है,
तो कवि की कविता में भी परिवर्तन है। ऐसी चमक है कि जब तुम बरसोगे तो हमारी कविता भी परिवर्तित हो जाएगी, हम कुछ और लिखने लगेंगे। तो कवि की कविता में परिवर्तन लाने की ओजस्विता है, समाज में परिवर्तन लाने की तुम्हारे अंदर क्षमता है, कविता में नवीनता है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे हे बादल, तुम्हारे हृदय में तो बिजली की चमक है, बिजली की आभा है, बिजली की छवि है। जब तुम गरजते हो, बरसते हो तो कविता भी कभी भी कविता को परिवर्तित कर देता है, नई कविता लिखने लगता है। और जीवों में, मनुष्यों में नवचेतना प्रारंभ हो जाती है, नवचेतना आ जाती है, लोगों के अंदर परिवर्तन की क्षमता पैदा हो जाती है। क्योंकि पहले गर्मी का मौसम और फिर बारिश आई तो पूरी पृथ्वी परिवर्तित हो गई। तो लोगों में परिवर्तन की क्षमता का तुम विकास करते हो। उत्साह की अगली पंक्तियां हैं, विकल विकल, विकल मतलब होता है परेशान, विकल विकल उन्मन, उन्मन मतलब ऐसे ही जब हमारा मन कुछ अनमना सा मन हो जाए। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग, विश्व के निधाग के सकल जन, सकल मतलब संपूर्ण, जन मतलब लोग, विश्व मतलब संसार के, निधाग मतलब गर्मी से, संसार के सभी लोग जब गर्मी से विकल, परेशान और अनमने थे। लगातार गर्मी इतनी होती कि ऐसा लगता अब तो बरसो भगवान, अब तो बरस जाओ, कहते ना लोग ऐसा। तो विश्व की गर्मी से, संपूर्ण विश्व के लोग गर्मी से परेशान और कुछ अनमने हैं। आए अज्ञात, अज्ञात मतलब क्योंकि बादलों का पता नहीं रहता, कभी ऐसा लगता है यहाँ से काले बादल आ रहे हैं और अचानक देखते हैं कि दूर कहीं कालापन छा जाता है, मतलब अज्ञात, बिना किसी जानी हुई दिशा से तुम अनंत के घन, तुम दूर से अनंत दिशा से तुम आ जाते हो। तप्त धरा, और धरा को क्या करते थे हो, बरस कर तप्त कर देते हो, तृप्त कर देते हो। जल से फिर शीतल कर दो, वो कह रहे हैं न तप्ती धरा को वो कह रहे हैं तप्त, तपती हुई धरा को तुम किसी अज्ञात दिशा से आकर इस तपती हुई गर्मी की तपन से इस तपती हुई धरा को क्या कर दो, जल से फिर शीतल कर दो। इतने बरस जाओ कि ये जो मनुष्य तो गर्मी से परेशान और अनमना है ही, साथ ही तुम एक अलग दिशा से, अज्ञात दिशा से अचानक तुम आ जाते हो। तो बरसो और इस गर्मी से पीड़ित पृथ्वी को भी क्या कर दो, शीतलता, ठंडक प्रदान कर दो। और बादल गरजो गरजो। तो यहाँ की पंक्तियां तो बहुत आसान, आपको समझ में भी आई होंगी। अब लेते हैं इसका भावार्थ से। कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्य के हृदय में बादलों के बरसकर शीतलता प्राप्त प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि गर्मी से परेशान व्यक्ति जब बादल बरसते हैं तो मन ठंडक हो जाती है, मन में ठंडक आ जाती है। कवि कहता है, हे बादल, इतने बरसो, इतने गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण लोग जो परेशान और अनमने हैं उनके अंदर शीतलता भर जाए। ऐसे समय में आकाश में किसी अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती इस पृथ्वी को भी तुम क्या दो, शीतलता प्रदान करो, शीतल जल प्रदान करो। बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन, सामान्य जन को भी सुख का अनुभव हो और परिवर्तन का आभास हो कि अब समय बदल चुका है, अब हम गर्मी से पीड़ित नहीं हैं, अब हम शोषित नहीं हैं गर्मी से, अब हम मुक्त हो चुके हैं, अब हमारे ऊपर जलधारा हो रही है। तो ये परिवर्तन उनके अंदर आ जाना चाहिए। तो ये भावार्थ था इसका कि क्या, किस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है। तो बिल्कुल आह्वान वाली कविता है कि बादलों को पुकारा है इन्होंने। अब इस पंक्तियों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है कि बादलों के ना बरसने से लोगों तथा धरती की क्या दशा हो रही। तो लोग तेज गर्मी से परेशान और अनमने हैं, वो भी ठंडक चाहते हैं, और ये धरती भी तेज गर्मी से तप चुकी है, वह भी शीतलता चाहती है। तो बादलों के ना बरसने से लोग गर्मी से बेचैन हैं, अनमने हैं, उनकी व्याकुलता बढ़ गई है, कहीं पर भी उन्हें चैन नहीं है। ठीक उसी प्रकार भयंकर गर्मी के कारण संपूर्ण पृथ्वी भी जलती सी प्रतीत हो रही है। तो दोनों की दशा कैसी है, दोनों ही गर्मी से जल रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि बादलों से क्या अनुरोध करता है। तो कवि बादलों से अनुरोध करता है कि हे बादल, तुम बरसो और ये जो गर्मी से पीड़ित लोग हैं तुम किसी अनंत दिशा से आ जाओ और इतने बरस जाओ कि गर्मी से पीड़ित लोगों को शीतलता प्रदान हो जाए, साथ ही इस तपती हुई जलती हुई धरती को भी ठंडक मिले, और जो पीड़ित लोग हैं वो भी कैसे हो जाएं, प्रसन्न चित्त हो जाएं। तो कवि बादलों को जोर से बरसने की आह्वान करता है, जोर से बरसने का अनुरोध करता है, क्योंकि भयंकर गर्मी के कारण मनुष्य और पृथ्वी दोनों ही कैसे हैं, पीड़ित हैं, व्याकुल हो रहे हैं। बादलों के जोर से बरसने से उष्णता मतलब गर्मी कम हो जाएगी, तो लोगों को तपन और बेचैनी से राहत मिलेगी। इसलिए वो क्या करते हैं, इस तरीके के शब्द भी हो जो हम अभी अर्थ में समझ रहे थे, आप वो भी प्रयोग में ला सकते हैं।
अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को अनंत के घन कहकर संबोधित किया है, क्यों? क्योंकि बादल कैसे हैं? अनंत दिशा से, अनंत बिल्कुल जहां इनका अंत ना हो इतने दिखाई देते हैं। ठीक, तो अनंत के घन से वही है उनका आशय कि बादलों का कोई अंत नहीं होता, वे अंतहीन है। बादल अनंत ईश्वर की कृति हैं। बादलों के आने की कोई दिशा निश्चित नहीं है, वे किसी भी दिशा से आकर आसमान पर छा सकते। बिल्कुल, जरा से में लगता है बादल यहाँ काले तो नहीं, ये आसमान तो यहाँ साफ हो गया, अरे वहां बादल दिख रहे हैं, ऐसा लगता है वहां पानी गिर रहा हो, बारिश हो रही हो। तो क्या होता है कि बादलों को अनंत क्यों कहा गया? बादलों का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। बादल अनंत ईश्वर की कृति है। बादलों के आने की कोई दिशा निश्चित नहीं है, बादल किसी की भी ओर से आकर आसमान पर छा जाते, इसलिए वो अनंत घन है। अब है अट नहीं रही है। अभी तक हमने उत्साह को पढ़ा, तो उत्साह में बादलों का आह्वान है, और साथ ही ये भी बताया है कि उत्साह बारिश बरसती है, मतलब पानी जब बरसता है, बारिश जब होती है तो मन में एक उत्साह उमंग छा जाती है, अरे हम गर्मी से वो होगा, अब कुछ काम करते हैं, तो क्या उत्साह छा जाता है हमारे अंदर। तो ऐसे वो अपना उत्साह कविता पढ़ी, इसमें ही सटी हुई, इससे ही लगी हुई और निराला जी के द्वारा ही लिखी हुई एक और है, साथ में ही दी गई है पाठ में आपके, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता फागुन की। फागुन का माह जो है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि फरवरी मार्च का महीना जब होली का त्यौहार आता है, तो ये फागुन की पूर्णिमा को ही आता है। तो फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन के महीने में जो मादकता, जो मतवालापन आ जाता है, जो प्रसन्नता आ जाती है, उसको व्यक्त कर रहे हैं ये अट नहीं रही कविता। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता की अनेक संदर्भों में देखता है, सर्वव्यापक सुंदरता को कई भागों में देखता है। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का महीना, फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। कवि फागुन मास के सौंदर्य को इतना अभिभूत है, उसके सौंदर्य को देखकर इतना प्रसन्न है कवि कि फागुन मास की आभा समाती हुई नहीं दिखाई देती। वो कह रहे हैं कि मुझे इतनी सुंदरता लग रही है पूरी पृथ्वी में कि वो समा नहीं रही है, वो सुंदरता मैं समेट ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी सुंदरता कवि को दिखाई दे रही। चारों ओर फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय बसंत का मौसम भी आता है, चारों ओर हरियाली होती है, नए पत्ते नए फूल उगाते हैं, रंग बिरंगे फूल दिखते हैं, रंग बिरंगी पत्तियां दिखती हैं। मतलब जहाँ एक रूखापन यदि होगा वहाँ पर भी हरियाली छा जाती है। तो क्या होता है, ये इसलिए फागुन का जो मौसम है वो कैसा हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, और प्रकृति भी कैसी हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। तो यहाँ पर पाठ का सार दिया है अट नहीं रही है का। कवि ने फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है, मतलब जो फागुन, मानवीकरण करना मतलब वहाँ का जो सौंदर्य है उसमें मानव पर आरोप कर दिया है, मानव का। तो फागुन मास सांस ले रहा है। सांस कौन लेता है? कोई महीना सांस तो लेता नहीं, मनुष्य लेता है ना, जीव जंतु लेते हैं। तो सांस लेना मतलब वहाँ मानवीकरण हो गया। सांस लेता है तो चारों तरफ खुशबू मतलब सुगंध छा जाती है। इतना ही नहीं, आकाश भी सुगंधित हो जाता है। कभी इस मास के मतलब इस महीने के सौंदर्य दर्शन से अपनी आंखों को वो तृप्त मतलब हटा नहीं पा रहा है, उसकी आंखें तृप्त ही नहीं हो पा रही हैं सुंदरता को देखकर। पेड़ों की डालियों पर नए पत्ते आ चुके हैं, नए पत्तों से लदी हैं। पेड़ों पर कहीं कहीं लाल पत्तियां तो कहीं हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। फागुन में हृदय पर जो मंद सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों की मालाएं हैं, ऐसे फागुन मास की शोभा समा नहीं रही है। इतनी सुंदरता की कवि कह रहा है मैं तो वर्णन करना मुश्किल है, मुझे इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है, पूरी पृथ्वी पूरी प्रकृति सुंदर ही दिखाई दे रही है। अब यहाँ वो पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट और सट दोनों का अर्थ होता है समाना। तो समा नहीं रही है आभा, चमक, सुंदरता किसकी? फागुन की। तन सट नहीं रही है मतलब फागुन की जो सुंदरता है वो हम अपने तन मन में समा नहीं पा रहे हैं, इतनी सुंदरता है। कहीं सांस लेते हो, वो फागुन मास से कह रहा है कि जब तुम सांस लेते हो ना, फागुन का महीना, घर घर भर देते हो तुम, घर घर में सुगंध भर देते हो, वो सांस तुम्हारी घर घर में भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और जब वो वही सुगंध, जब वही मौसम जब ऊपर आसमान की ओर जाता है तो आसमान को भी क्या कर देता है, पर पर पंख लगाकर जब वो ऊपर की तरफ उड़ता है तो उसको भी सुगंध से भर देता है। आंख हटाता हूं तो, अब वो कह रहे हैं कि यदि मैं अपनी आंखें वहां से हटाना चाहता हूं इतनी सुंदर जगह से, तो कह रहे हैं कि यदि मैं अपनी आंख हटाता हूं भी तब भी हटा नहीं पाता हूं,
इतनी सुंदरता है कि मेरी नजरें उसको देखते ही रह जाती हैं, उससे हट ही नहीं पाती हैं। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इतनी सुंदरता है फागुन के महीने की कि वो सुंदरता समाई नहीं जा रही है। उसको हम कहीं से भी कह नहीं सकते कि बस इतने ही है, वो तो बोला ही नहीं जा रहा है। सट नहीं रही है मतलब वही भी समा नहीं रही है। जब ये फागुन का महीना सांस लेता है तो अपनी सुगंध से घर घर को भर देता है, और वो सुगंध पर लगाकर, पंख लगाकर जब आसमान की तरफ जाती है तो आसमान को भी सुगंधित कर देती है। कभी कह रहा है कि उस सुगंध में और उस वातावरण में मैं अपनी आंखों को वहां से हटा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी आंखें में हटाता हूँ तो वो हटती ही नहीं है, हट नहीं रही। तो कह रहे जब आंखें हटाना चाहता हूं तो हट नहीं रही। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। तो क्या जब मैं आंखों को हटाता हूं तो आंखें हट नहीं रही, इतनी सुंदरता देख रही है कि कोई कहता है कि बस हटा लो, इतनी सुंदरता मत देखो, अब तुम्हारे अंदर समा नहीं रही, लेकिन फिर भी हमारी आंखें वो सुंदरता देखने से रुक ही नहीं पा रही हैं। पत्तों से लदी, जो नए पत्तों से, नवीन पत्ते, बसंत का मौसम भी का ही वर्णन है कि नवीन पत्ते जब वहां पर जो नई नई डाल पर, नए पौधों पर नए पत्ते आ चुके हैं, डाल जो है वो से लदी हुई है। कहीं हरी पत्तियां हैं तो कहीं लाल रंग की पत्तियां हैं, क्योंकि कई प्रकार के पौधे होते हैं, कई प्रकार के पेड़ होते हैं जहाँ कुछ लाल रंग के, कुछ रंग बिरंगे ऐसी पत्तियां आती हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं पड़ी उर्में, मतलब मेरे हृदय में उन पत्तियों की, उन फूलों की क्या है, सुगंध भरी हुई है। फिर है सुगंध भरी हुई है, कहाँ कि पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि हर जगह पर जो शोभा श्री, मतलब जो शोभा हर जगह फैली हुई है, वो शोभा अब पट नहीं रही है, मतलब बिल्कुल भी समा नहीं रही है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ सुंदरता छाई हुई है, किसी भी प्रकार से वो सुंदरता कम नहीं हो रही है। उसकी मुस्कान, उसका जो मंद गंध पुष्पमाल, फूलों की जो माला लगी हुई है, मतलब जो फूल लगे हुए हैं, उन फूलों की जो खुशबू आ रही है वो मेरे अंदर ओर में समा रही है। और चारों तरफ शोभा श्री, मतलब सुंदरता बिखरती जा रही है, जो सुंदरता को पट नहीं रही है, मतलब वो समा नहीं रही है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों को कवि ने लिखा और बड़ी सुंदर पंक्तियां है। अब इसका भावार्थ देखिए। फागुन के माह की सौंदर्य में डूबे हुए कवि ने सर्वत्र फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाया है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कभी फागुन से कह रहा है कि हे फागुन का महीना, जब तुम श्वास लेते हो तो घर घर में तुम अपनी खुशबू भर देते हो, सुगंध भर देते हो। जब तुम पर्यावरण में, श्वास के साथ पूरा पर्यावरण महकता है। इतना ही नहीं, जब तुम्हारी सुगंध पंख लगाकर ऊपर आसमान में उड़ती है तो सारा आकाश सुगंधित हो उठता है। कभी सौंदर्य की भरपूर, फागुन के महीने के सौंदर्य को पूरे तरीके से अभिभूत करना चाहता है। वो अपनी आंखों को यदि हटाना भी चाहता है तो क्या होता है, अपनी दृष्टि को हटाना भी चाहता है तो वो हटा नहीं पाता है। नए पत्तों से लदे हुए जो पेड़ की शाखाएं हैं, टहनियां हैं, वो नई पत्तियां उसमें आ चुकी हैं, नए पत्ते उसमें स्फुटित हो गए हैं, प्रस्फुटित। लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही, कहीं पत्तियां लाल हैं तो कहीं पत्तियां हरे रंग की हैं, और उन पत्तियों के और उन नए जो पुष्प आए हैं उनकी जो मंद मंद गंध है वो हर तरफ पुष्पमाला में बिखरी पड़ी हुई है, चारों तरफ फैल रही है। इस तरह सौंदर्य से फागुन की शोभा, फागुन की सुंदरता हर जगह फैल रही है, कहीं पर भी वो पट नहीं पा रही, अर्थात समा नहीं पा रही है। इससे संबंधित प्रश्न है, कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसका संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सांस लेने का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है कि फागुन का महीना जब आता है तो सांस लेने का तात्पर्य, जब उसमें नए नए पत्ते आते हैं, नए फूल आने लगते हैं, तो चारों तरफ वो फागुन का महीना अपनी सुगंध फैला देता है, अपनी खुशबू फैला देता है। तो फागुन के माह में सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है, मतलब दोनों होती है, ना तो तेज सर्दी होती ना गर्मी होती, दोनों का मिलन, संधि काल मतलब मिलन है, हल्की फुल्की सर्दी, हल्की फुल्की गर्मी। वातावरण सुहावना हो जाता है। कुछ इस समय चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन हवाओं का वेग बढ़ जाता है, जिसे देखकर लगता है कि चारों तरफ ये फागुन का महीना सांसें ले रहा है, बड़ी तेज हवाएं चलने लगती है। वो हवाएं बड़ी मनमोहक और स्पर्श उनका बड़ा ही अच्छा होता है। तो उन तेज हवाओं के चलने को कवि ने कहा है कि फागुन का महीना क्या ले रहा है, सांस ले रहा है, और इसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि फागुन माह की मादकता चारों ओर फैल जाती है, पृथ्वी से लेकर आसमान तक फैल जाती है।
तो फागुन माह के जो महीना है वो सर्दी और गर्मी का संधि काल है, मतलब ना तो अधिक सर्दी होती है ना गर्मी होती है, हवाओं का वेग बढ़ जाता है। तो हवाओं के तेज चलने को कवि ने फागुन का सांस लेना कहा है, और उसकी मादकता, उसकी सुंदरता इतनी फैल जाती है कि पृथ्वी से आकाश तक वो सुंदरता चारों ओर फैली होती है। तो ये अर्थ है सांस लेने का। फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है? पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, कई प्रकार की पत्तियां आ जाती हैं, नए पुष्प आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो फागुन माह में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। कल तक जो ठूंठे, मतलब जो बिल्कुल खाली पेड़ पड़े हुए थे, उन पर रंग बिरंगे पत्ते और फूल आने लगते हैं। इनको देखकर लगता है कि वृक्षों ने स्वयं मंद सुगंध से वाले पुष्पों की माला अपने ऊपर पहन ली हो, अपने गले में उन्होंने धारण कर ली हो। ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधों का कायाकल्प हो गया हो। तो जो पेड़ कुछ समय पहले पतझड़ से बिल्कुल सूख चुके थे, पूरे पत्ते गिर चुके थे, अब जब फागुन का महीना आया है तो उस माह में उन पौधों ने, उन पेड़ों पर नए फूल और पत्तियां निकल आई हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे उस वृक्ष ने अपने हृदय, अपने गले में क्या किया है, नए फूलों की माला को डाल दिया है, और पेड़ पौधों का क्या हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है। तो ये असर पड़ता है फागुन के माह में। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो कह रहे हैं कि जब फागुन का महीना आता है, चारों तरफ नए पत्ते फूल खिल जाते हैं, तो उनकी सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि वो सुगंध चारों तरफ फैलती है, और वो सुगंध आसमान तक जाती है, जैसे अपने पंख लगाकर फागुन का महीना ऊपर उड़ता चला जाता है। तो फागुन के महीने में वातावरण सुगंध अत्यंत सुहावना और मादक होता है। प्रकृति की सुंदरता मनोरम होती है, मनोहारी होती है, और चरम सीमा पर होती है। बहुत सुंदर हो जाती है प्रकृति, जिसे देखकर मन खुशी से भर जाता है, प्रसन्नता से भर कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। मतलब चारों तरफ फागुन के महीने में सुंदरता छा जाती है। उस सुंदरता को देख के आंखें तृप्त नहीं होती हैं, मन प्रसन्न चित्त हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मन ऊंची उड़ान भरने लगा है। तो पर आकाश में उड़ जाते का यही है कि मन उस सुंदरता को लेकर उड़ान भरने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है। उसी को कहा है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पंख लग चुके हैं और सुंदरता को देखने हम अपनी उड़ानों को भरने लगते हैं, हमारा मन बहुत प्रसन्न चित्त हो जाता है। एक प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है, या कवि निराला ने बादलों से गरज कर बरसने के लिए क्यों कहा। उन्होंने क्यों कहा है कि गरजो नहीं, गरज कर मतलब तुम मंद मंद ऐसी थोड़ी गड़गड़ाहट नहीं करो, छाओ नहीं, गरजो और बरसो। तो उन्होंने इसलिए कहा है कि यह उत्साह कविता कवि का आह्वान गीत है। उन्होंने बादलों से आह्वान किया है कि तुम छा जाओ, गरजो और तेज बारिश कर दो, क्योंकि इस गर्मी में जो तृप्त लोग हैं वो गर्मी से क्या मुक्ति प्राप्त कर लें और वो तृप्त हो जाएं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हो जाए। अब है कि उनकी कविता आह्वान कविता है, जिसमें स्वर ओज हैं, क्रांति है। कवि क्रांति की अपेक्षा करता है, ऐसी अपेक्षा जिसकी गर्जना सुनकर उत्साह का संचार हो जाए। वो कह रहे तुम ऐसे गरजो कि व्यक्ति अपने आप से उत्साह में डूब जाए। दूसरी तरफ बादलों की फुहार और रिमझिम वर्षा से व्यक्ति के मन के कोमल भावों का जन्म होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे भावों से कवि के मंतव्य को गति नहीं मिलती। मतलब अगर वो कह रहे मंद मंद धीरे धीरे बादल बरसेंगे तो बस व्यक्ति का मन कोमल होगा, बड़ी उसको लगेगा कि हाँ, और मन में शांति होगी। पर यहाँ पर कवि क्रांति लाना चाहता है, तो उसकी जो इच्छा है वो केवल बूंदों के बरसने से पूरी नहीं होगी जब तक बादल गरजेंगे नहीं। वो कह रहे हैं गरजने से क्रांति का अनुभव होता है, कि बादल भी हमें कुछ कह रहे हैं कि अब मैं बरसने वाला हूँ। तेज गर्जन से वो कह रहे हैं कि जब मैं अपना काम प्रारंभ करूंगा तेज बौछार से, तो तुम्हें भी अपने मन में हे मानव उत्साह का संचार कर लेना है। अब तुम्हें भी, जो गर्मी से तुम तृप्त थे, दुखी थे, पीड़ित थे, अब तुम उत्साह से आगे बढ़ो अपने कार्यों को करने के लिए। इसीलिए कवि कह रहा है कि अगर बादलों की बूंदें बरसेंगी तो मनुष्य शांत चित्त होकर उसका आनंद लेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्रांति आए। और क्रांति लाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि बादल गरजो और फिर बरसो। तो रिमझिम के मंतव्य पूरा नहीं होगा, इसलिए वो गरज के बरसने के लिए कह रहे हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, क्यों रखा गया है? क्योंकि उत्साह कविता आह्वान कविता भी है। यहाँ बादलों की गरजने की कामना उत्साह से की गई है कि जिस तरह बादल गरजते हैं, अपने मन को उत्साह से भर देते हैं, वैसे ही गरजने से जन सामान्य के अंदर भी चेतना का संचार हो, उनका मन भी उत्साह से भर जाए। ऐसी गर्जना गड़गड़ाहट सुनकर जो उदासीन लोग हैं, जो गर्मी से तृप्त थे और
उदाग निदाग परेशान थे, उनके अंदर भी ऊर्जा का संचार हो जाए। तो कवि अपेक्षा करता है कि बादल की गरजना से व्यक्ति के जीवन में भी संचार आ जाए, वो उदासीनता छोड़ दे, आलस छोड़ दे। ऐसी अपेक्षा करते हुए कवि ने अपने इसका जो शीर्षक दिया है वो उत्साह दिया है कि बादल जब गरजता है तो बादल जिस उत्साह से गरज रहा है, व्यक्ति के अंदर भी वही उत्साह आ जाना चाहिए। रचना और अभिव्यक्ति है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते, बादल उमड़ घुमड़ मतलब बादलों में आवाज आती है उमड़ घुमड़ की, गरजने की, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी, कवि के अंदर भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कविता के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों पर कविता लिखिए, तो कविता के रूप में उतारिए। देखिए अब यहाँ तो मैं आपको दिखा दूंगी जो मेरी कविता उमड़ी है, मैंने कोशिश की है, पर यदि आपके अंदर भी कोई कविता उमड़ती है, मैंने शुरू में जैसे 4 पंक्तियाँ आपको ऐसी सुनाई थी कि बसंत की बहार छा गई, सौंदर्यता पार, अब तो मैं क्योंकि जो तुरंत बनाती हूँ तो वो तो दिमाग से निकल जाता है। तो वही है कि यदि आप कुछ और पंक्तियाँ अपने आप से जोड़ना चाहते हैं या आपके अंदर कोई कविता रचने का भाव है, तो वो रचनात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर है, उसको बिल्कुल अपने एक कागज पर उसको एक रूप दीजिए और उसको केवल भूलिए नहीं, केवल सोचिए नहीं, लिखिए। सूख थे खेत अनमने मन, उद्विग्न मन, चिंता तुर कृषक, कैसे होगी धान की रोपाई। अब जब खेत में बारिश नहीं हुई है तो सूखते खेत, उदास से अनमने मन या उदास मन, उद्विग्न मन, चिंता तुर कृषक, कैसे होगी धान की रोपाई। आकाश की ओर ताकते, सूखते धान पौधे को देखते, छोटी बालिका कृषक पिता से पूछती, बादल क्यों नहीं बरस रहे हैं। तो ये कुछ शब्दों को जोड़ा है जो कविता के रूप में आए हैं कि वह अपने बच्ची अपने पिताजी से पूछ रही है कि क्यों नहीं बरसते बादल। क्या चातक ने व्रत तोड़ दिया है? क्या चातक पक्षी जो इंतजार में था एक बूंद पानी के लिए, क्या उसने अपना व्रत तोड़ दिया? चातक ने व्रत रखा है हमारे लिए, कृषक पिता ने कहा। नहीं, उसने व्रत रखा है। बादलों ने सुना, बादल उमड़ घुमड़ आए, खूब गरजे खूब बरसे, कृषक मन हर से बाह चातक तपस्या, कि हे चातक तुम्हारी तपस्या वो है जो तुम इंतजार में रहते हो पानी पीने के, तो वो इंतजार तुम्हारी तपस्या समाप्त होती है, बादल करते हैं, और तुम्हारी उस तपस्या ने आज हमें भी प्रसन्न चित्त कर दिया। तो ये कुछ पंक्तियां यहाँ पर हैं, आप अपनी कविता की रचना भी कर सकते हैं। अट नहीं रही से संबंधित, वो थे उत्साह से संबंधित, अब अट नहीं रही है संबंधित प्रश्न है। छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। छायावाद कवियों ने क्या किया, जो अंदर के भाव है उनको बाहरी दुनिया से जोड़ा है। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, मतलब यह धारणा सत्य साबित होती है कि बाकी इन्होंने अंदर के भावों को बाहर निकाला। तो कौन सी? तो छायावाद में यथार्थ का चित्रण है। छायावादी जो कवि होते वो वर्तमान को जीते हैं, सत्यता को जीते हैं। प्रकृति के माध्यम से मानव मन को केंद्रित करके बताया है कि जिस तरह बादल गरजते हैं, मन को भी क्या होना चाहिए, संचार होना चाहिए मन में उत्साह का। तो मानवीकरण करना छायावाद की प्रमुख विशेषता है कि छायावाद के कवियों ने प्रकृति पर भी मानव को आरोपित किया है, मानवीकरण किया है। फागुन माह का सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना और मन की प्रसन्नता की ओर संकेत किया है कि जो मन है वो भी कैसा है, तृप्त हो रहा है, नई उत्साह का संचार हो रहा है, नई सांसें उसमें आ रही हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस प्रकार का प्रकृति के साथ अंतर मन का प्रकृति के साथ क्या किया है, सामंजस्य स्थापित किया है। अपने अंदर की जो बातें थी कि सांस लेना और घर घर भर देना, मतलब हमारे अंदर भी उत्साह की तरंगें आने लगी हैं। तो बस कवि ने यहाँ पर क्या किया है कि अपने अंदर की बातों को बाहरी वातावरण से जोड़ा है। तो अंदर की बात की सांस लेना, घर घर भर देते हो, ये प्रकृति से उनने जोड़ दिया है। तो वह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाता है, इतनी सुंदरता उसे लगती है और वो सब कुछ प्रकृति से जोड़ना चाहता है। वह सौंदर्य दर्शन से तृप्त नहीं होता। कवि ने इस प्रकार कहा है इस बात को, अपनी आंखों की, अपने अंतर्मन की, उसके अंदर जो लग रहा है यार कितनी सुंदरता, हम कैसे बखान करें। जो भाव अंदर चल रहे थे उनको पंक्तियों में प्रकृति में कैसे जोड़ा। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, बता रहे हैं कि आंख हटाता हूं मतलब अपना हृदय भी यदि रोकना चाहता हूं तो इस प्रकृति से मैं रोक ही नहीं पाता हूं। इस प्रकार संपूर्ण कविता में फागुन की प्रसन्नता, ऋतु बसंत की प्रसन्नता और मानव मन के रूप में उन्होंने चित्रण किया है कि मनुष्य ऐसा सोचता है प्रकृति के स्वरूप को देखकर।
कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि चारों तरफ सौंदर्य छाया हुआ है, नई पत्तियां, फल, फूल, पुष्प, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। सुंदरता इतनी है देखे कि चाह कर भी कवि अपनी आंखों को उससे हटा नहीं पा रहा है। फागुन की प्रकृति प्रायः सभी को दर्शन लाभ कराती है। ऐसा कौन हृदय होगा, कवि कह रहा है, जो उसकी सुंदरता को देखना ना चाहे। फागुन में बसंत का यौवन, मादकता और प्रफुल्लता है। सहृदय जन भी उससे आकर्षित होते हैं। कवि सहृदय जन के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी है। वो प्रकृति से प्रेम करता है तो प्रकृति की हर छोटी बड़ी बात से वो उससे जुड़ जाता है। वह प्रकृति का सूक्ष्मदर्शी है, प्रकृति को बहुत गहराई से देखता है। वह प्रकृति में अपनी रुचि किए बिना तो रह ही नहीं सकता, सुंदरता ढूंढ ही लेता है। इस कारण कवि ने कहा है कि जब फागुन के मौसम में इतनी सुंदरता आई है और मैं उसका सूक्ष्म दर्शन करने वाला हूँ, तो मैं इतनी सूक्ष्मता से उसे देख पा रहा हूँ कि मैं अपनी आंखें चाह कर भी नहीं हटा पा रहा हूँ। आंखें चाह कर भी नहीं हटती हैं फागुन की सुंदरता में कवि की। तो ये उसका आशय है कि ये प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? किन रूपों में व्यापकता का वर्णन किया है कि कवि की फैली हुई है? देखिए, बहुत सारे हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट में दिए हैं कि सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र फैला है, विविध रंग के पुष्प, नए पत्ते आ चुके हैं, शाखाएं उससे लदी हुई हैं। फागुन की प्रकृति का मनुष्य के मन पर भी प्रभाव देखा है कि इतना प्रभावित हो रहा है कि दर्शन करके भी आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं। फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र उल्लास और उत्साह दिखाई दे रहा है। फागुन की इतनी अतिशय शोभा कहीं पर भी नहीं समा रही है। तो किस प्रकार से व्यापक रूप दिया है कि चारों तरफ नवजीवन का संचार हो रहा है, उत्साह छा रहा है, इतनी सुंदरता है कि आंखें उससे हट नहीं रही हैं, समा नहीं पा रहा है, इतना प्रवाह है कि मन उत्साहित हो रहा है। और फागुन का ये अतिशय शोभा जो कहीं पर भी उसे रोका नहीं जा सकता। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? फागुन में नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, वृक्षों पर नई शाखाएं आ जाती हैं, चारों तरफ पृथ्वी हरे भरे बागान हो जाते हैं, चारों तरफ पृथ्वी भर जाती है हरियाली से। तो ये सब कुछ है उसमें। तो बसंत का आगमन होता है, पतझड़ के कारण जो पेड़ सूख चुके हैं उन पर नए पत्ते आ जाते हैं, शाखाएं नए पत्तों से लद जाती हैं, नए फूल आ जाते हैं, प्रकृति झंकृत हो जाती है, प्रकृति सुंदर हो जाती है, मधुर गान गा उठती है। इस तरह फागुन में उत्साह हो जाता है। अन्य ऋतुओं की तरह अन्य ऋतुओं में ऐसा नहीं होता, कहीं पतझड़ है, कहीं रूखापन है, सूखापन है, लेकिन फागुन के महीने में ना गर्मी होती ना सर्दी होती है, हवाएं बहुत ही मनोहारी होती हैं, स्पर्श एक मनमोहक एक कोमल स्पर्श देने वाली होती हैं। इसलिए फागुन के मौसम में ना तो कहा ना गर्मी ना सर्दी, और पतझड़ के कारण जो पेड़ शोभाहीन हो चुके हैं उनको भी क्या मिल जाती है? सुंदरता प्राप्त हो जाती है। इसलिए फागुन में जो होता है वो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है, बस फागुन ही आएगा। अब आप कब इसको देख रहे हो मुझे नहीं पता। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए कि उनकी कविताओं में किस प्रकार उन्होंने उनकी भाषा रही है, किस प्रकार का उन्होंने किन किन ऐसे विषय का प्रयोग किया है कि कविता में सुंदरता आई है। तो निराला की कविताएं दूसरों की कविताओं से भिन्न है। उनका शब्द चयन ऐसा अनूठा है कि एक एक शब्द में पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल, और कितना सरल, हमें समझ में भी आ गया। तो इनके जो भाव हैं वो बाकी लोगों से अलग हैं, एक एक शब्द में पूर्ण भाव अवतरित होते हैं। प्रकृति के चित्रण में जीवंतता आती है और उन्होंने प्रकृति को बिल्कुल सजीव बना दिया, सांस लेते हुए बना दिया। उत्साह और अट नहीं रही दोनों कविताओं में मानवीकरण है। कवि उत्साह कविता में बादलों के द्वारा मनुष्य में उत्साह भर देना चाहता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो इस प्रकार कविता कैसा है? अनूठा चित्रण है, जीवंत है, मानवीकरण वाला है और इतना सरल है कि लोगों को उससे जोड़ देता है, पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है। इसके अलावा और भी उन्होंने अटरही कविता में कुछ मानवीकरण किया है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है, यहाँ प्रतीक तो ही किया है सांसों का चलना, तो प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है। छायावादी कवियों की परंपरा रही है कि वो प्रतीक शब्दों के प्रयोग से भावों को रहस्यमय बना देते हैं, इतने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि हमारे भाव भी उस रहस्य को खोजने में लग जाते हैं। और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ, चूंकि संस्कृत की ये पढ़ा हुआ है इन्होंने संस्कृत, तो इनके कविताओं में तत्सम का प्रयोग भी मिलता है। तो ये इनके क्या थी? काव्य शैली थी।
छायावादी परंपरा को इन्होंने बिल्कुल बरकरार रखा, प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। शब्दों का चयन ऐसा है कि प्रकृति से जोड़ देते हैं, इनके उनमें मानवीकरण है और शब्दों के चयन के आधार पर इतना अच्छा चयन है कि लोगों को पूर्ण अभिव्यक्ति दे देता है। तो ये इनकी शब्द भाषा शैली हो गई या काव्य शैली हो गई। रचना अभिव्यक्ति में है होली के आसपास। ये रचना अभिव्यक्ति ऐसी होती है जो हम सोच कर लिखते हैं। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, होली के आसपास परिवर्तन क्या होते हैं? नए पत्ते, नए फूल, नए फल, प्रकृति हरी भरी, पेड़ अच्छे खासे सुंदर दिखते हैं, लद जाते हैं। तो होली के आसपास प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता है। शीत का पलायन हो जाता है, सर्दी चली जाती है, गर्मी भी उतनी नहीं रहती है। प्रवेश होता है लेकिन शुरुआती गर्मी तो उतनी गर्मी भी नहीं होती है, जिससे मन उत्साह से भरा रहता है, लोगों के मन में प्रसन्नता छाई रहती है। एक होली का उन्माद भी होता है कि होली आने वाली है, हम होली खेलने वाले हैं। नई फसलें आ जाती हैं, आम के पेड़ पुष्पित हो जाते हैं, उनमें बौर आ जाती है। विकसित पुष्प सौंदर्य आह्लादित कर देता है, जो नए नए फूल आते हैं वो प्रसन्न कर देते हैं मन को। भौरों में गुंजाय होने लगता है, मंद मंद हवा चलने लगती है, फूलों की खुशबू आने लगती है। अब तक मौन बैठी कोयल भी बसंत के मौसम में अपनी कुहू कुहू से पूरा वातावरण गुंजायमान कर देती है। मधुमक्खियाँ अपने छाते में क्या करती हैं? मकरंद का संचय करने लगती है। तो ये होता है बसंत के। एक बार मैं अपनी भाषा में आपको बता दूं कि आपको यदि एक एक में आप रटोगे तो रटना नहीं है, कि होली के आसपास प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है। ठंडी चली जाती है, गर्मी के प्रारंभ होता है, तो ना अधिक सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है। वातावरण चारों तरफ प्रसन्न चित्त होता है, लोगों के मन उत्साह और प्रसन्नता से भरे होते हैं। होली की भी प्रसन्नता होती है आने की, साथ ही नई फसलें आ जाती हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाती है। जो फूल होते हैं वो इतने सुगंधित होते हैं कि चारों तरफ अपनी वातावरण में सुगंध फैला देते हैं, तो फूलों की सुगंध आती है। भौरे अपना गुंजन करने लगते हैं, मधुमक्खियाँ अपना मधु संचय करने लगती हैं, और साथ ही कोयल जो अब तक चुप थी उसका मौसम आ जाता है कि वो अपनी आवाज़ निकालने लगती है सुंदर सुंदर। तो ये सारी घटनाएं, ये सारा सुंदर चित्रण होता है फागुन या होली के आसपास में। काव्य बोध है, कविता से कुछ संबंधित है कि उत्साह में नव जीवन वाले किसके लिए और क्यों कहा है? तो नवजीवन वाले बादलों के लिए कहा है, क्योंकि बादल जब बरसते हैं तो लोगों के अंदर नए जीवन उत्पन्न होती, नई फसलें आती हैं। किसान जो गर्मी से तृप्त हो चुके थे, पूरी कहीं परेशान हो चुके थे, उनके अंदर भी उत्साह आ जाता है कि अब मेरी फसलें आएंगी, तो नवजीवन का निर्माण होता है। कवि ने नवजीवन वाले कहा है, बादलों के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि बादलों की विशेषता है कि जब बादल धरती पर बरसते हैं तो गर्मी से पीड़ित धरती भी शांति का अनुभव करती है। जो मनुष्य गर्मी से पीड़ित हो चुके हैं उनका हृदय भी शांत हो जाता है। प्रकृति के अंदर उत्साह, प्रफुल्लता, सुंदरता छा जाती है। पशु पक्षी मानव के अंदर भी नवीन उत्साह का संचार हो जाता है। बादल नव जीवन वाला है, क्योंकि हर तरीके से हमारे अंदर नया उत्साह बढ़ता है। ये कभी बादलों के गरजने की अपेक्षा करते हुए स्वयं की निराशा में आशा का संचार, वो कहते जहां मैं परेशान हूं, बादलों की गड़गड़ाहट मेरे अंदर उत्साह भर देती है। तो उत्साह भर देती है, लोग उससे प्रेरित हो जाते हैं, लोगों का जीवन नई दिशा की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए बादलों को क्या कहा गया है? नवजीवन कहा गया है। ठीक। उत्साह कविता में क्या संदेश है? उत्साह कविता में संदेश है कि हमें अपने अंदर नवीन बातों का या नवीन विचारों का संचार करना चाहिए, मन में उत्साह रखना चाहिए, कार्यों के प्रति सजगता होनी चाहिए, उत्साह और प्रफुल्लित रूप से काम करना चाहिए, ओज गुण होना चाहिए, हमारे अंदर क्रांति आनी चाहिए कार्यों के प्रति। तो उत्साह कविता में कवि का जन सामान्य के लिए संदेश है कि बादलों की तरह तुम में भी उत्साह हो, इतनी गर्जना हो, इतना ओज हो कि विश्व में तुम्हारा अलग प्रभुत्व हो, अलग तुम्हारा प्रभाव स्थापित हो। तुम अपनी गर्जना से निराश हुई भावना में पुनः चेतना भर दो। तप्त धरती अर्थात मानव पीड़ा दूर करने में तुम समर्थ हो, तुम हृदय में वज्र शक्ति धारण करो। तो यहाँ पर वो उत्साह कविता में ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य के लिए कि जिस तरह बादल गरजते हैं और अपने अंदर ओज गुण लिए होते हैं, गरज गरज कर जो भी कहना चाह रहे हैं वो कि हम बरसेंगे, तो ठीक वैसे ही अपने अंदर ओज लाओ, क्रांति लाओ।
जिस तरह बादल लोगों को गर्मी से दूर कर देते हैं, वैसे ही तुम भी लोगों की जो दर्द हैं, तकलीफें हैं, उनको दूर करने के लिए आगे बढ़ो। इतनी अंदर से इतना उत्साह और क्रांति लाओ कि आपका संसार में अलग ही प्रभाव स्थापित हो। तुम अपनी गर्जना से जो निराश भावनाएं हैं उनमें नए जीवन का संचार कर दो। तो यहाँ पर उत्साह कविता है। पंक्तियां यहाँ पर आपको दी जाती हैं, कुछ इसमें मैं अपनी भी मतलब मेरी ही है तो कुछ और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि भाषा एक ऐसी होती है कि आप जितने बार भी उस इसमें प्रश्न को बोलोगे, वो प्रश्न हर बार कोई नए शब्दों को लेकर आएगा। तो मैं ये भी बताती हूँ और इसके साथ साथ कुछ नए शब्दों का भी उसमें हम जुड़ाव करते हैं। तो आप किसी भी प्रकार को सुनकर लिखकर भी उसकी तैयारी कर सकते हो। मेरा सुना हुआ इसको जोड़ा हुआ, आपको आसान हो जाएगा कि आप अपनी भाषा भी प्रयोग कर सकते हो उसमें। उत्साह और अट नहीं रही है। कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो कवि का व्यक्तित्व कैसा था? तो कवि का व्यक्तित्व है, उत्साह कविता में निराला की छवि स्वाभिमानी है, उनमें उत्साह है, पौरोस है, गर्जना है। उनकी वाणी में जन सामान्य में नवीनता का संचार करने वाली ओजस्विता है। उनके हृदय में जन सामान्य के प्रति संवेदना है, सहानुभूति है। इसलिए बादलों से गरजने और बरसने की बात कह रहे हैं। गर्मी के कारण जो लोग परेशान हैं उनकी उदासीनता दूर हो जाए, ये उन्होंने इसलिए आह्वान किया है बादलों का। तो उत्साह कविता में निराला जी का क्या व्यक्तित्व दिखता है कि वो स्वाभिमानी है, उनके अंदर उत्साह है, पौरोस है, गर्जना है। उनके अंदर लोगों के प्रति सहानुभूति है, प्रेम है। वो लोगों की तकलीफ दूर करना चाहते, इसलिए बादलों से कह रहे हैं कि जो मनुष्य परेशान है, जो जीवन में निराश हैं, तुम गरजो बरसो और उनकी निराशा और उनकी परेशानी को दूर करो। अट नहीं रही कविता में जो कवि का व्यक्तित्व दिखता है वो है सौंदर्य प्रेमी। प्रकृति में समाई सुंदरता का उन्होंने सूक्ष्म दर्शन किया है। कवि प्रकृति की सुंदरता में केवल आनंद विभोर नहीं है, बल्कि प्रकृति के जो नौ पल्लवों का चित्रण किया गया है, इससे उनके सूक्ष्मदर्शी होने का संकेत मिलता है कि अरे छोटे छोटे पत्तों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इतने सूक्ष्मदर्शी हैं ये। कवि इतना प्रकृति प्रेमी है कि उसकी सुंदरता को निरंतर निहारने रहने पर भी वो अपनी दृष्टि नहीं हटाना चाहता। तो यहाँ पर दूसरी कविता में प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति का स्वरूप उन्होंने अपनी भाषा में बतलाया है, वो सूक्ष्मदर्शी हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे पत्तों का भी सौंदर्यता उन्होंने हमें दिखाई है। तो जहाँ पर ये जान पड़ता है कि वो सूक्ष्मदर्शी हैं और इतने प्रकृति प्रेमी हैं कि प्रकृति को लगातार निहारने के बाद भी वो अपनी आंखों को तृप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो एक में स्वाभिमानी और एक में प्रकृति प्रेमी। अट नहीं रही है तथा कविता में कवि का क्या संदेश है? तो अट नहीं रही है कविता में कवि का क्या संदेश है? संदेश ये है कि प्रकृति की सुंदरता इतनी है। अट नहीं रही कविता ने स्पष्ट किया है कि फागुन में प्रकृति अपनी सौंदर्य की चरम सीमा पर होती है, सभी जगह सौंदर्य व्याप्त होता है। वृक्षों की शाखाएं प्रकृति की सुंदरता से सजी हुई हैं, अपना वैभव और सौंदर्य बिखेर रही हैं। प्रकृति में पूरा उन्माद है। कवि की तरह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन का खूब लाभ उठाएं। थके मांदे जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें, इतने प्रफुल्ल हो, इतने आनंदित हो कि फागुन की सुंदरता की तरह हमारी खुशियां भी अनंत हो जाएं। तो क्या कह रहे हैं अट नहीं रही कविता में? कहा है कवि ने कि फागुन का जो सौंदर्य है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। इतना सौंदर्य होता है, इतनी प्रकृति उन्माद में होती है कि वो भी कहना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो निराशा है वो निराशा एक समय के बाद छोड़ दो। जैसे बसंत आने पर प्रकृति भी अपनी निराशा छोड़ के उन्माद और सौंदर्यता का प्रतीक बन जाती है, वैसे ही व्यक्ति हे मनुष्य तुम अपने अंदर भी प्रसन्नता का संचार करो। तुम भी अपना निराशा छोड़कर प्रसन्न मन हो जाओ, प्रकृति का लाभ उठाओ, प्रकृति से कुछ सीख लो। प्रकृति जितनी प्रफुल्लित है ऐसे तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी खुशी, जैसे प्रकृति में अनंत खुशियां छाई हुई हैं फागुन के मौसम में, वैसे तुम्हारे अंदर भी अनंत खुशियों का संचार होना चाहिए। ये यहाँ पर कवि ने बताया है। समाप्ति की ओर, तो यहाँ पर हम समाप्ति की ओर हैं और समाप्त ही हो चुका है। मैंने आपसे कई बार कहती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता ये हमारी स्लाइड कब आ जाती है। क्यों? हम प्रकृति सौंदर्य में रमते हैं, तो कभी हम कवि की बातों में रम जाते हैं, तो कभी हम लेखक की कहानियों में रम जाते हैं। पाठ को इतने ही तन्मयता के साथ पढ़ना चाहिए
और मैं टीचर से कहूँगी या मैं टीचर हूँ तो पढ़ाना भी चाहिए। जहाँ आप पाठ में खो जाओ, जब तक मैं नहीं खोऊंगी मेरा विद्यार्थी कैसे मुझे सुनेगा, वो कैसे खोएगा। तो हमेशा पाठों में खो जाओ, पता ही न चले कब समाप्त हो गया। जब हम पेजों को पलटाते हैं ना, एक पेज पढ़ना, अभी 10 पढ़ना, 20 पढ़ना, मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो याद रखना, कभी गिनती मत करना। जैसे मैंने स्लाइड की कोई गिनती नहीं की और ये स्लाइड आ गई, समाप्त हो गया, अरे वाह हमने तो पाठ पढ़ लिया और पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से ही आपकी पढ़ाई होगी, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, पूरे रच पच कर। तो ये वही होगी जहां पर आप सुन रहे हैं, मतलब स्टेप अप एकेडमी में पूरी तन्मयता के साथ टीचर आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप अव्वल दर्जे पर आ जाओ, आपकी जो रिजल्ट आपका बनेगा वो बहुत अच्छा बने। तो ये बनेगा तभी आप विजिट तो करिए हमारी वेबसाइट पर और जाकर देखिए तो सही कि क्या क्या है। केवल आपका ही विषय नहीं, केवल जो मैं पढ़ा रही हूँ केवल वो विषय नहीं, सारे विषय, सारे बोर्ड के जो जितने भी प्रकार के बोर्ड होते हैं, सारा सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा, सारा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है। अतिरिक्त यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। आप इस पेज को पढ़िए, ध्यान से देखिए, तो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है और मिलेगा तब जब हम भ्रमण करेंगे। तो भ्रमण कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, उसमें जाइए, विजिट कीजिए, तो पता लगेगा कि सुंदरता यहाँ भी बिखरी पड़ी है। कौन कौन से नव पत्ते आ रहे हैं, कुछ रंग बिरंगे। तो जैसा हमने उत्साह और अट नहीं रही में पढ़ा है, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपका भी ज्ञान अट नहीं रहा ऐसा हो जाएगा, समाएगा नहीं, इतना मिलेगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।